तीनों टैक्स के बारे में पढ़े। इट इज अ प्रोग्रेसिव नेचर, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट ड्यूटी। नेक्स्ट वन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस ऑफ ऑटोनॉमी फॉर असम ट्राइबल एरिया। तो दीपू आर्टिकल 244 was inserted by the 1969 22nd amendment. It was to pass an act to form a state of Assam, an autonomous state comprising of different tribal areas, including Karbi Along. कार्बी अलोंग को अलग से ऑटोनोमस काउंसिल मिला, एंड नॉर्दर्न चाचर ऑटोनोमस काउंसिल यहाँ पर है। कार्बी अलोंग एंड नॉर्दर्न चाचर ऑटोनोमस काउंसिल 6 शेड्यूल कवर करते हैं। तो दीपू जो रीजन, दीपू लोकसभा, दे आर ऑल्सो डिमांडिंग ऑटोनोमस राइट फ्रॉम 1950s कि इनको ही मिलना चाहिए। उससे फायदा क्या होता है, उनके जो गवर्नर का रोल बढ़ता है। इसमें काउंसिल बैठते हैं, काउंसिल डिसाइड्स कि पार्लियामेंट्री कौन से लॉ लगेंगे उनके ऊपर, उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद से इनिशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कस्टम ट्रेडिशन, और कुछ कुछ उनके पास सिविल केसेस भी रहता है जो डील कर सकते हैं एट लोअर लेवल। तो कार्बी अलोंग के लिए उन्होंने साइन किया था कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर, और फिर कार्बी अलोंग ऑटोनोमस काउंसिल स्टैब्लिश किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेगोशिएशन एंड सेटलमेंट, दीपू जो रीजन है, दे आल्सो डिमांडिंग ऑटोनोमस स्टेट विद इन अ स्टेट। तो उसमें 6 शेड्यूल के अंदर रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट अभी 3 एरियाज में एनवायरमेंटल जस्टिस के बात करते हैं। पहला उत्तराखंड में था, उन्होंने बताया कि जो सफारी है इट शुड बी जनरल ट्रेंड यूज, सफारी को एज अ जनरल ट्रेंड नहीं लेना चाहिए। फोकस शुड बी ऑन द प्रिवेंटिव मेजर टू स्टैब्लिश ESZ इकोलॉजी सेंसिटिव जोन अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल जो सफारी है इट शुड बी फॉर द रीजन जहां पर पॉसिबल नहीं है वहां पर स्टैब्लिश करते हैं सफारी। पहला इसका था। सेकंड डोडो से रिलेटेड था, जिसमें आर्टिकल 21 के अंदर में एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इट वाज इंक्लूडेड इन दैट, राइट टू लिबर्टी, लाइफ एंड डिग्निटी। सिमिलरली इसमें बात किया पोबित तोरा में भी, उसमें बोला गया कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट अगर कंटिन्यू रहता है तो नो फॉरेस्ट और एनिमल विल बी लेफ्ट। दैट इज वाई देर इज शुड बी अ बैलेंस बिटवीन टू स्टेक होल्डर। It is regarding the settlement of the rights of the villages under the Forest Rights Act 2006। उनके पास एक कम्युनिटी राइट्स है, उनके पास इंडिविजुअल राइट्स भी, कम्युनिटी राइट्स बेस्ड ऑन ग्रेजिंग, कलेक्टिंग ऑफ द रिसोर्सेज, माइनिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जेनेटिक रिसोर्सेज को भी शेयरिंग करने का राइट्स है उनके पास। तो एक उनका राइट्स प्लस एनिमल राइट्स दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, ये बात करें। तो इसमें कौन कौन स्टेक होल्डर आते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फॉरेस्ट वो आ गए, सेकंड एनिमल आ गए, थर्ड स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, फील्ड डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी में ट्राइबल्स हो गए, दूसरे की लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हो सकता है 6 शेड्यूल वाले भी आ जाएंगे इसमें, ग्राम सभा, पैसा एक्सेप्ट, अलग अलग इसमें। जब वेनम की बात करते हैं तो एंटीडोट, तो मुझे हमेशा क्वेश्चन उठता था कि अगर कोई सांप काट देता है तो कैसे पता चलेगा कि कौन से वेनम यूज करे। आप जाके सांप को तो ढूंढोगे कि कौन सा सांप था, पता कैसे चलेगा? तो ओवरऑल ऐसा था कि जो वेनम यूज होता है, इट एंटी वेनम यूज होता है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इम्पोर्टेंट स्पीसीज, मिक्सर होता है। इंडिया में फॉर एग्जांपल मोस्टली रैटर स्नेक इंडिया में नहीं मिलता है, बहुत कम जगह मिलता है, बहुत रेयर से मिलता है रैटर से, मोस्टली करैत, फिर नाग स्लैश कोबरा, वो मिलते हैं। तो उनके ही एक अवेलेबल सोल्यूशन रहते हैं वाइल्ड में। तो
ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है कि कौन से स्नेक मोस्टली काटते हैं, तो उसके हिसाब से दिया जाता है। तो venom from the snake bites lead to 1 lakh death every year, 4 lakh people permanently disabled. It is considered poor man disease. अगर फास्ट हेल्थ केयर नहीं, एफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं है, तो इट लीड्स द मोस्ट कैजुअलिटी। टाइमली अगर नहीं दे सकते हो, क्योंकि करैथ, बैंडेड करैथ या फिर कोबरा, इट टेक्स ओनली 1 आवर, हाफ एन आवर टू अटैक द नर्वस सिस्टम। तो करंट प्रोसेस क्या है? तो हम लोग हॉर्स के प्लाज्मा यूज करते हैं वह तरीका, क्योंकि हॉर्स के प्लाज्मा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। इट हैज़ द एंटीबॉडी, उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, और इन अ वेरी माइन्यूट अमाउंट, और उसमें से जो निकलता है एंटीबॉडी, इट इज यूज्ड फॉर द एंटीबॉडी फॉर द ह्यूमन। तो करेंटली प्रोसेस फॉर द एंटीवेनम इज आउटडेटेड। ऐसे क्या होता है, लार्ज एनिमल लाइक हॉर्सेस इसको इंसर्ट करते हैं विद द स्नेक वेनम। एनिमल ब्लड यूज करते हैं फॉर द एंटीबॉडी इट प्रोड्यूसेस अगेंस्ट द वेनम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हॉर्स ब्लड के अंदर में अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, और क्या किया जा सकता है कि जो ह्यूमन के अंदर में जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, गुड बॉडी के अंदर में गुड प्रोटीन है, उस पर भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो वो जो प्रोसेस है इट इज आउटडेटेड। न्यू प्रोसेस क्या हो रहा है? तो 3 फिंगर टॉक्सिन की बात होता है। एलापिड मतलब मेडिकली रिलेवेंट फैमिली ऑफ स्नेक इंक्लूडिंग कोबरा, क्रैट और मांबा। इंपॉर्टेंट टॉक्सिन, इसमें टॉक्सिन इंपॉर्टेंट क्या है वो निकालते हैं, ऐसा अल्फा न्यूरोटॉक्सिन। इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, that is that toxin that is causing paralysis, inability to breathe और eventually death। उसको टॉक्सिन को फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज फाइंडिंग अ नीडल इन द हे स्टिक। तो क्या किए, इट इज यूजिंग अ लॉन्ग चेन FTX, a type of 3 finger alpha neurotoxin in the lab। उसको फिर यूज करते हैं ऑन द ईस्ट सेल दैट इज बाउंडेड ऑन द बेस्ट ऑफ द टॉक्सिन इन द स्टडी। क्योंकि टॉक्सिन जो होता है ना, उसके अंदर में जरूरी नहीं कि एक ही टॉक्सिन के कारण आपको इम्पैक्ट करे, उसके अंदर सीरीज ऑफ टॉक्सिन हो सकते हैं, चेन्स ऑफ टॉक्सिन हो सकते हैं। तो बेस्ट टॉक्सिन उसको अलग हट कर सकते हैं, और उसको बेस्ट टॉक्सिन के हिसाब से आप बना सकते हैं एंटीबॉडी। बेसिक वही थी। फॉर एग्जाम्पल N95MAT5 इसको यूज किया है माइस में। इससे डिराइव किया गया टॉक्सिन को injected in the mice with a whole venom from the king cobra, black mamba, monocolor cobra, all the three elipid snake of Asian Africa। उसी कारण जो 95M-MAT5 टेक्नोलॉजी है, इट वॉज प्रूव टू बी सक्सेसफुल टू न्यूट्रलाइजिंग दिस टॉक्सिन। इसको यूज कर सकते हैं ह्यूमन में भी फिर, लेकिन टॉक्सिन फाइंड करना ही मुश्किल होता है। जैसे कल बात किए थे ना विथ रिस्पेक्ट टू वायरसेस, कि हर एक वायरस होते हैं वो सेल रिसेप्टिव होता है, स्पेशलाइज सेल रिसेप्टिव, उसी में बाइंड करेंगे जहां पर जिसका प्रोटीन होगा। वैसे ही टॉक्सिन भी, वो भी टारगेट वही वही चीज करते हैं जहां जिसके लिए वो बने हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस टॉक्सिन है, इट इट न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं, अल्फा न्यूरोटॉक्सिन की नर्व सेल को अटैक करता है। दैट इज वाई ऐसा कुछ रिसेप्टर को यूज कर सकते हैं कि इसको बाइंडिंग ही नहीं हो पाए टॉक्सिन। तो अगर वो ऐसा करती तो हर के लिए सेम होगा, हर एक स्नेक्स के लिए सेम होगा। तो उसी कारण क्या होगा कि यूनिवर्सल एंटीनोम बना सकते हैं। इसी की बात हो रही रादर देन स्पेसिफिक सेल। अभी क्या करता है, एक एक हर एक अलग अलग स्नेक को यूज करते हैं, हॉर्स प्लाज्मा में इंजेक्ट करते हैं, उसके थ्रू बनाते हैं। अभी क्या होगा, तीनों स्नेक में एक माइन्यूट डिटेल में आप यूज कर सकते हैं, कॉमन टर्म निकाल सकते, कॉमन टॉक्सिन निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा रहे। इसमें औशिक डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि जो स्नेक वेनोम है इट इज नॉट रेगुलेटेड अंडर द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट।
तो स्नेक वेनॉम डज नॉट कम अंडर इट्स एम्बिट, हम्म पर्पस मैटर करता है। और बाकी जो स्नेक वेनॉम और वो सब है दैट कम्स अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। जो कॉमन स्पेस सॉरी स्नेक स्पीशीज है इंडिया में जो वेनमस है, तो दीज आर दी रसल वाइपर, कॉमन क्रेट और इंडियन कोबरा, ये हम्म वेनमस स्पीशीज है। इसके अलावा इंडियन वुल्फ स्नेक है, कॉमन सैंड बोआ है एंड इंडियन रैट स्नेक, ये नॉन वेनोमस है। हम्म हाँ, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च्ड 2019। इसका टारगेट था कि पार्टिकुलर पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 10 कम करना है 20-30% बाय 2024 फ्रॉम द 2017 लेवल, और 40% फ्रॉम 2017 लेवल बाय 2026। 26 आते आते 27-17 के लेवल से 40% कम। और इतनी एलोकेशन हुआ था 10,000 करोड़। मोस्ट सिटी प्रोएक्टिवली सबमिटेड CAP कि कैसे कैसे काम करेंगे, क्लीन एयर एक्शन प्लान, लेकिन 60% ऑफ द फंड इज ओनली यूज्ड राइट ऑफ नाउ। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ढंग से नहीं है इसमें, रेट टेपिज्म है, इफेक्टिवनेस नहीं है। फिर जो यूज भी करते हैं उसको वहाँ पर मेंटेनेंस नहीं होता है, तो स्मोक टावर खड़े हो जाते हैं लेकिन वो चलते नहीं है। इसलिए सिस्टम्स बेस्ड सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द एयर क्वालिटी मॉडलिंग, एयर शेड मैनेजमेंट और टारगेटिंग एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एट अ लोकल लेवल। लोकल बॉडीज का रूल आता है इसमें। 63% डोंट हैव क्लियर आइडिया कि कौन कौन से एयर पोल्यूशन के अंदर में कंटेंट है और कैसे उसको रिड्यूस किया है, मेजर्स कैसे लें। ओवरऑल का बात करते हैं कि कैसे यूज करेंगे, कैसे कम करेंगे, लेकिन कोई कोई एयर पोल्यूशन PM 2.5 कुछ स्पेसिफिक के कारण ही हो सकता है। SO2 के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर चाहिए, फिर डीसल्फराइजेशन चाहिए, तो वो तभी जाकर के SO2 को कम कर सकते हैं। सिर्फ एयर फॉग से नहीं कर सकते, स्मोक टावर से कारण नहीं कर सकते। तो क्या चाहिए इसमें, स्टैंडर्डाइज टेक्नोलॉजी चाहिए, फंडिंग परफॉर्मेंस बेसिस पे होना चाहिए, सिटी मॉडल होना, जो सिटी बेस्ट है उसको परफॉर्मेंस के बेसिस ज़्यादा मिलना चाहिए, और वही जो मॉडल है इसको रेप्लिकेट करना चाहिए अलग अलग जगह पर बेस्ड ऑन द टेलर्ड सिचुएशन। लोकल बॉडीज को रोप इन करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एज ए लोकल बॉडीज। DM का रूल आता है उसमें, पंचायत ग्राम पंचायत का रूल आता है। अर्बन एरियाज में बात किया तो उसमें म्यूनिसिपैलिटी का रूल आता है। ग्रीन बॉन्ड इशू कर सकते हैं इसमें, एयर शेड स्टैब्लिश कर सकते हैं, अफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, और सिटीजन चार्टर के हिसाब से डैशबोर्ड में लिख सकते हैं कि कितने फंड यूज हुआ, कहाँ कहाँ पर यूज हुआ। वाई बीजेपी कैंडिडेट वॉज डिक्लेयर विनर इन सूरत, कोई खड़ा नहीं हुआ उनके अगेंस्ट में तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया। 1951 के अंदर में ऐसा लॉ है फॉर द नॉमिनेशन कि इलेक्टेड शुड बी 25 ईयर्स एंड अबव, और सेम कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। रिकॉग्नाइज पार्टी में कैंडिडेट शुड हैव वन प्रपोजर, एक आदमी होना चाहिए सपोर्ट करने के लिए। अनरिकॉग्नाइज पार्टी में 10 प्रपोजर होना चाहिए ओवरऑल। तो स्क्रूटिनी किया जाएगा पेपर्स को जो आप सबमिट करते हो बाय द रिटर्निंग ऑफिसर। अगर डिफेक्ट होता है कोई भी, जेन्युइन नहीं होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो करंट इशू की क्या था, नीतीश कुंबानी हैड फाइल 3 सेट्स ऑफ नॉमिनेशन पेपर, तो ब्रदर इन लॉ, नेफ्यू और बिजनेस पार्टनर के प्रपोजर उनके ब्रदर इन लॉ थे। बीजेपी वर्कर ऑब्जेक्टेड कि सिग्नेचर जेन्युइन नहीं है। RO रिटर्निंग ऑफिसर ने चेक किया तो जेन्युइन नहीं निकला, क्लैरिफिकेशन मांगा, वापस दे नहीं पाए। तो इलेक्शन रूल में देखा है कि अगर जेन्युइन नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई किया, तो डिस्क्वालीफाई हो गया, तो अनअपोज हो जीत गया सर। तो कि अभी तक में 35 कैंडिडेट अभी तक जीते हैं अनअपोज्ड लोकसभा। और विथ रिगार्डिंग टू द लोकल लोकसभा एंड MLA इलेक्शन, हाई कोर्ट हैज द पावर टू डील विद द इशू। अगर बात किया जाए विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट तो उसमें सुप्रीम कोर्ट।
वी हैव डिस्कस बिफोर रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वी विल नॉट गो बाय द मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन कि आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी रहेगा नहीं, प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगा, इट इज कम्युनिटीली ओन्ड, कलेक्टिवाइजेशन होगा, वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं देयर शुड बी अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द स्टेट एज वेल। अगर आप प्रॉपर्टी ले भी रहे हो, ऐसे आर्टिकल 31B या C में दिया हुआ है, प्रवेश यू कैन हाईलाइट कि अगर आप ले भी रहे हो तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइसेस आपको देना पड़ेगा। मार्केट प्राइस पे सिर्फ उन्हीं का दोगे जो माइनॉरिटी एग्रीकल्चर लैंड इंस्टीट्यूशन। कौन सा इंस्टीट्यूशन? माइनॉरिटी माइनॉरिटी भी है, एस्टेट भी, एग्रीकल्चर एस्टेट भी है शायद, तुम देख लो ना। आर्टिकल 31C है ये, है ना, 31C जो मार्केट हमने बेसिस कल पे। बात की थी। हाँ, 25th माइनॉरिटी तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन और भी है, उसके अलावा भी एस्टेट भी है यहाँ शायद, पर एस्टेट लेने से हम यहाँ कर पर सकते। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ शिव, क्या हुआ? कि ऐसा बोला जाता है कि जितने भी रिपब्लिक कंट्री हो या जितने भी मॉडर्न कंट्रीज होती हैं, वहां पर जो सिस्टम होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन का, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का, कई कंट्रीज के अंदर होता है कि पूरी सोसाइटी ऑक्यूपाई करे और एक आदमी उसको यूज करे। अब वो हो नहीं सकता। तो जनरली ये देखा जाता है कि एक आदमी कमाए और सारी सोसाइटी उसके ऊपर फीड करे। ये जो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन पहले भी बोला कि इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन बट यूज ऑफ कम्युनिटी, यूज ऑफ मैनी। तो ऐसा क्यों है? एक ही आदमी कमाए और मतलब एक ही इंडिविजुअल के रिसोर्सेज और पूरी जनता उसको यूज करे, तो क्यों? ये तो हम्म। अन्याय नहीं हुआ? हम्म। लेकिन फिर भी वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सही माना जाता है। बताइए क्यों? बोलो आप। इसका जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो आपके ऑप्शनल के अंदर से मैं इस चीज को निकाल के लाऊं कि इंडिविजुअल जब कमाता है तो आप उसकी लिबर्टी को नहीं रोक रहे हैं। तो इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन इज सिग्निफाइंग द लिबर्टी, द एक्सपर्टीज, द इनोवेशन, द क्रिएटिविटी विच एवरी इंडिविजुअल कैन डू। एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, हर इंडिविजुअल की बात हो रही है। जितने भी इंडिविजुअल है सोसाइटी के अंदर अपनी इनोवेशन से कुछ भी करके दिखाइए, लेकिन सोसाइटी के बेनिफिट की बात कीजिए। और इस तरीके से वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन जब होगा तो कहीं ना कहीं आप अपना भी भला करेंगे, समाज का भी भला करेंगे। कंटिन्यू। तो इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर सीजे ने कहा, हाँ, सीजे ने कि दो एक्सट्रीम व्यू है, एक है मार्क्सिज्म जिसमें बोला गया है कि एवरी थिंग बिलोंग्स टू स्टेट एंड कम्युनिटी, आपके पास कुछ अपना अधिकार ही नहीं। कैपिटलिस्ट पुश में बोलता है कि कैपिटलिस्ट बोलते हैं कि इंडिविजुअल राइट्स, नोजिक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, कि भाई आप रिडिस्ट्रीब्यूशन करिए मत। एफए हैक भी बात करते हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है सोसाइटी के लिए, क्योंकि इट इम्पैक्ट्स, इट हार्म्स द एंटरप्रेन्योर स्पिरिट ऑफ द इंडिविजुअल। एक और एक गांधीयन व्यू भी है जो बात करते हैं ट्रस्टीशिप फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटर जनरेशन इक्विटी। India, I think, will focus more on trusteeship, will focus more on traditional way of redistribution of wealth, Budhan movement। क्या वॉलेंट्री किया जा सकेगा या फिर मार्केट प्राइस पे दिया जाएगा तब किया जाएगा, कंसेंट बेसिस पे किया जाएगा, या कुछ और भी एरियाज में। एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और एलिमेंट है जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला कि जब तक कि इक्वालिटी ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं होगा सोसाइटी में, आप तब तक कैसे बोल सकते हो कि डेमोक्रेसी है। तो इक्विटी दो टाइप से होता है, एक है आप रीडिस्ट्रीब्यूशन करिए वेल्थ और टैक्सेशन कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑन इनहेरिटेंस, उससे प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो चैलेंज आएगा कि सरकार कैसे, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या फिर आने वाले समय में डेमोक्रेटिक होंगे, हो सकता है कंसंट्रेशन ऑफ पावर बढ़ जाए धीरे धीरे। तो ये एक चैलेंज हो सकता है ओवरऑल प्रॉपर्टी के ऊपर। इसी में बात हुआ, वो बात की है कि लेटेस्ट से $100 मिलियन वेल्थ है, ही डाइज 45% आपका चिल्ड्रन के पास जाएगा, 55% गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो एक तरह से दिस साउंड्स फेयर। $10 बिलियन है, द चिल्ड्रन गेट 10 बिलियन, पब्लिक गेट नथिंग। तो इसमें बात होता है चिल्ड्रन गेट 10 बिलियन, तो 10 बिलियन पॉकेट में थोड़ी रखे, कैश में थोड़ी है, 10 बिलियन एसेट में, 10 बिलियन शेयर होल्डिंग में, 10 बिलियन आपका एसेट है, उसमें होटल हो सकता है, होटल चेन हो सकते हैं, कंपनीज हो सकते हैं, तो आपका शेयर है। तो शेयर खुद अगर असली में भी अगर मुकेश अंबानी के पास भी होगा तो अपने जो वेल्थ होंगे बहुत कम ही होंगे, कुछ हजार करोड़ में सिर्फ होंगे, मोस्टली सब एसेट में होंगे। तो एसेट जनरेट्स प्रॉपर्टी, एसेट जनरेट्स वैल्यूज,
इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो उसमें और एक पब्लिक के पास भी जाएगा भी तो कैसे, किसको बेचेंगे? क्या वो रिलायंस इंडस्ट्री या कुछ पार्ट गवर्नमेंट स्टेक होल्डिंग कर पाएंगे? कैसे करें? तो इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं ओवर। यहाँ पे औषध हमने 3 टाइप ऑफ टैक्सेस की बात करी, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। तो एस्टेट ड्यूटी क्या होती है? एस्टेट ड्यूटी, आई थिंक इट वाज प्लांटेशन जो ऑलरेडी दिया गया था बाय द गवर्नमेंट एट अ वेरी ऑफ चीपर रेट पहले अंग्रेज समय में। नहीं, एस्टेट अच्छा इनहेरिटेंस टैक्स को हम एस्टेट ड्यूटी भी एब्सोल्युटली। बोलते हैं, इट इज अनदर नेम ऑफ इट। तो 85% ऑलरेडी था, नहीं इट वाज अबॉलिश 1985। तो rather than redistribution on the basis of इक्वालिटी ऑफ आउटकम कि सबको कम कर दो, इकोनॉमिक पाई को बढ़ाओ, स्किल को फोकस करो। आप मोर एंड मोर सब्सिडी दे ही रहे हो, आप पीएमजेवाई इंश्योरेंस सब चीज दे रहे हो, तो उससे तो कारण इनक्वालिटी कम हो गई। क्योंकि इनहेरिटेंस टैक्स इम्पोज करोगे तो जो रिच सेक्शन है दे विल हैव सर्टेन काइंड ऑफ मैनिपुलेशन इन द लीगल सिस्टम। लॉयर्स उनके पास होते हैं, बड़े बड़े लॉयर्स, वो तो कर देंगे। बचेंगे कॉमन मैन, आम पब्लिक, उनको दिक्कत होगा। दूसरे, इंटर जनरेशन वेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द कोविड टाइम? जो सोने थे घर पे रखे हुए, इट ऑफर्ड एज अ कुशन। तो जो गोल्ड है, जो ओवरऑल इनहेरिटेंस, जो फैमिली प्रॉपर्टी है, उसको बेच करके आप गुजारा कर सकते हो, वैसा नहीं हो पाएगा। तो एक इशू है इसमें। बट हम इसमें एक एंगल ये भी लेके आ सकते हैं कि अगर इनहेरिटेंस टैक्स इम्पोज किया जाता है या वेल्थ टैक्स करते हैं हम इम्पोज, तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी कम हो सकता है काफी बड़े स्केल पे। कम हो सकता है, लेकिन यही चीज हुआ था 1980s में भी, जब उन्होंने बोला कि कर सकते हैं। लेकिन जब स्टार्ट हुआ, लेकिन ये तो आइडियल हो गया ना दिमाग में कि हाँ कर सकते हैं, 85% होगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया तो आईआरएस ऑफिसर बाकी लोग जब कलेक्शन करना स्टार्ट किया तो पता चला जितने कलेक्ट हो रहे हैं, कितना 1,000 2,000 करोड़ जितना कलेक्ट हो रहा है, उससे ज्यादा तो सिर्फ सैलरी में जा रहा है आईआरएस ऑफिसर और बाकी सबका। असेसमेंट हो ही नहीं पा रहा है ढंग से, कितने वेल्थ टैक्स है। हाँ, तो लेकिन ये भी बोल एक सकते हैं issue है। उस टाइम पे जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी थी वो डिफरेंट थी, आज के टाइम में डिफरेंट है। तो आज के टाइम में तो मैनिपुलेशन भी डिफरेंट है, सेल कंपनीज भी है, उसमें वो कम से कम था, थोड़ा कम भी था। आज क्रिप्टो करेंसी भी आज के टाइम में बहुत डिफरेंट हो गया। तो कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से, मेरा अपना व्यू पॉइंट है, इनहेरिटेंस टैक्स इज विल बी डिटरमेंटल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। क्योंकि तो जो क्या बिग इन सेक्शन है, सेक्शन ऑफ 6% जो टॉप जो लीडर है, HNI है, दे विल रिसोर्ट टू कि आप वो जाएंगे बाहर, वहां पर आप चल जाएंगे, प्रॉपर्टी वहां इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। फिर डायरेक्ट कोरिलेशन है इसका इनहेरिटेंस टैक्स। कुछ कुछ कर सकते नहीं हो, हो परसेंटेज कुछ तो सरचार्ज इंडिया में ऑलरेडी सरचार्ज है ही, वेल्थ टैक्स के ऊपर सरचार्ज 1% है ही, वो ठीक है। लेकिन 45% 50% बहुत ज्यादा होता है। हाँ, टैक्स रेट इतना ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा इन द वेरी बिगनिंग ओनली। ऑलरेडी बट एक 1% है मिनिमम इसमें। अमाउंट तो रख सकते हैं। ये प्रोग्रेसिव टैक्स है मानसी। हाँ हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्स है ये। तो इसमें मेरे को एक बात और भी औचक ने बोला कि एसेट जो रखते हो, तो एसेट के ऊपर कौन सा टैक्स लगता है इंडिया में? एसेट्स इन द सेंस जो प्रॉपर्टी एसेट होगी स्टेट का उस बात हो रहा अगर है। उस हिसाब से, हाँ, क्योंकि एसेट्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर एसेट्स आपके शेयर्स भी हो सकते हैं तो उस पे तो आपको एसटीटी पे करना पड़ता है, उस पे तो टैक्सेशन है। ऑयल टैक्स है ही, सब चीज टैक्स तो है ही हर चीज में। तो इसमें बात हो रहा है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई आपका ही $1 बिलियन अपने बेटे को दिए, तो उसने बोला रहा 450 million वो सरकार के पास जाएगा, तो कैसे जाएगा? आपके घर को, प्रॉपर्टी में उसको मॉर्गेज किया जाएगा, या आपका जो शेयर होल्डिंग है वेरियस कंपनी है वो लिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, कैसे? तो पता हाँ, किसी ने कैसे कैसे किया जाएगा? ऐसा थोड़ी कि पॉकेट में रखे हुए हैं कि भाई 100 रुपये पॉकेट के अंदर में 50 रुपया दे दी सरकार को, ऐसे तो नहीं है। वो तो मैनेज्ड है ना, वो हर जगह है। वो होटल में होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो लैंड में होगा, वो प्लांटेशन इकोनॉमी में होगा, हर जगह होगा, या गोल्ड में होगा। कैसे करेंगे? क्या लेंगे? कौन से प्रायोरिटी बेसिस पे लेंगे? कौन डिसाइड करेगा? कैसे बोलने के लिए तो बोल सकते हैं। गवर्नमेंट पोर्टल टू कम्पीट विद जॉब वेबसाइट अमिड राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो हर जगह पोर्टल, यूनिफॉर्म पोर्टल बात होता है। जैसे सुगम पोर्टल इंश्योरेंस से रिलेटेड ई कॉमर्स है, ONDC ई कॉमर्स है फॉर द MSME सेक्टर। वैसे ही नौकरी ढूंढो एक था, अ, भूल गया,
एक एग्जैक्ट प्राइवेट सेक्टर में। नेशनल करियर सर्विस है, इट इज जस्ट लाइक प्राइवेट एक नौकरी प्लस डॉट कॉम था, नौकरी ढूंढो डॉट कॉम था, कोई एक स्पेसिफिक। तो उसी के हिसाब जो से क्या हुआ, जो आपने बोला वही है, naukri.com। नौकरी डॉट कॉम है ना, तो उसी के हिसाब से गवर्नमेंट का भी है। जैसे ओएनडीसी बात की, फ्लिपकार्ट है, पीएम सुगम सुगम योजना है आईआर इंश्योरेंस के लिए, वैसे ही ये भी है नेशनल करियर करियर सर्विस पोर्टल। इसमें हर चीज़ अवेलेबल होगा, एम्प्लॉयर भी होंगे, एम्प्लॉय भी होंगे, वो ऑनलाइन जा सकते हैं, और जॉब सीकर और एम्प्लॉय कनेक्ट करने का बात होता है। हाँ वही ना, यूएनडीसी से एक तरह से इंस्पायर होकर कर रहा है बस। सबके काम कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर, हर चीज में टैकल कर सकते हैं जॉब इसमें। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनको नहीं पता होता है लिंक्डइन कैसे चलाते हैं। लिंक्डइन फॉर्मल इकोनॉमी में आपको पता होता है, मोस्टली सर्विस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, बाकी लोग लिंक्डइन चलाते हैं, सीवी भेजते हैं, ऑनलाइन टैग करते हैं, मैसेज भेजते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पता नहीं होता। तो एक नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, इट ऑफर सोल्यूशन ग्रासरूट लेवल पे। पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स होगा, और इट इज कैलकुलेटेड बाय मार्केट, है ना, पीएमआई राइट, हाँ वही है। आईएचएस मार्केट नाम होगा उसका। हम्म 50 से ऊपर एक्सपेंशन, 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन, तो एंड इट 63% ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, सर्विस। डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होती है। इसमें मुझे एक क्वेश्चन पूछना था मानसी, कि डब्ल्यूपीआई होता है, पीपीआई होता है और सीपीआई होता है। तो सीपीआई में सर्विस इंक्लूड है, पीपीआई में है लेकिन डब्ल्यूपीआई में नहीं, क्यों? डब्ल्यूपीआई पीपीआई हाँ, में सर्विस क्यों फर्क है, बताओ इस पर। जो पीएमआई है वो अगर हम बिजनेस लेवल की बात करें तो उस पर्सपेक्टिव से कैलकुलेट किया जाता है कि मतलब इन द वेरी बिगनिंग जैसे परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है तो सर्विसेज सेक्टर भी उसका पार्ट होगा, क्योंकि उसमें क्या रॉ मटेरियल जो उसमें कॉस्ट जा रही है वो भी एक कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप डब्ल्यूपीआई की बात करते हो तो उसमें आप होलसेल में सर्विसेज कैसे बाय कर सकते हो, तो एक वो पॉइंट आता है। तो इसलिए वो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है अभी इस करंट कॉन्टेक्स्ट में, या उसके लिए कोई डिफरेंट मेथोडोलॉजी हो सकती है, बट जो भी डब्ल्यूपीआई कैलकुलेट किया जाता है उसके अंडर वो नहीं पॉसिबल है। तो ऐसे सोचोगे तो क्लैरिटी होगी कि होलसेल में आप सर्विसेज बाय कर सकते हो, नहीं कर सकते, कैसे करोगे आप? ऐसा कुछ है ही नहीं है एग्जिस्टेंस में। हम्म, ठीक है। रियलिटी ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, इंडिया was ranked 8 in bottom of 180 country in the environment performance index। सर्च कर लो कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस परफॉर्मेंस इंडेक्स एसेस करते हैं। ऑन द बेसिस एनवायरमेंटल हेल्थ इकोसिस्टम वाइटलिटी, 40 मेजरमेंटल्स के इंडिकेटर। स्वच्छ भारत अभियान, अटल अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आवास योजना, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। स्वच्छ भारत अभियान, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस प्लस, ओडीएफ प्लस, वाटर प्लस, अटल सो अमृत। एक सेकंड मासी, इट इज पब्लिश। हाँ हाँ, अमृत अमृत हो गया कि उसमें टेक्नोलॉजी होगा, वाटर कनेक्शन कनेक्टिविटी होगा, स्वच्छता होगा, सीवेज ट्रीटमेंट होगा, फिर वो एक्वाफायर रिचार्ज वो हो गया। आवास योजना में 3 एरियाज हो गया, रिहैबिलिटेशन ऑफ द स्लम्स, फिर सब्सिडी बेस्ड कंस्ट्रक्शन, और तीसरे गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट करेंगे आपको दिया जाएगा। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 में हुआ स्टैब्लिश, पढ़े उसको। उसमें बोला गया कि 2026 तक आते आते 40% रिड्यूस करना है बाय द 2017 लेवल। उसके अंदर सीरीज ऑफ अलग अलग इंडिकेटर है, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, NS3, फिर PM2.5, PM10। तो बोलो आसिफ। इट इज पब्लिश्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उनका एक सेंटर है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका मतलब मेन पब्लिश। बॉडी नहीं है, वो साइड कोई बॉडी। हम्म ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान, नो पॉलिटिकल पार्टीज हैव हाईलाइटेड, सबने सपोर्ट किया। उसमें जो चैलेंजेस क्या क्या रहा, पहली बात है कि स्लम एरिया डू नॉट हैव अ पब्लिक टॉयलेट,
स्वच्छ भारत अभियान का पहला वाला फेज है, उसमें है कि इंडिविजुअल टॉयलेट होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर। लेकिन सेकंड में आता है पब्लिक टॉयलेट की बात होता है। थर्ड में आता है एस ODF प्लस प्लस प्लस, मतलब कि पब्लिक टॉयलेट भी होगा, प्राइवेट भी होगा, प्लस तीसरा प्लस मतलब सीवेज ट्रीटमेंट भी होगा, स्लज मैनेजमेंट होगा और वाटर ट्रीटमेंट भी होगा। तो सेकंड वाला ODF प्लस प्लस और ODF प्लस 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 ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है अभी। फिजिकल स्लज, फीकल स्लज, वेस्ट ट्रीटमेंट, इस पे बात नहीं होता। सेप्टिक टैंक इट इज स्टिल क्लीन बाय द मैनुअल स्कैवेंजर। तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी स्टैब्लिश नहीं हुआ अभी तक में, वो एक चैलेंजेस है। ऑलरेडी some steps are taken by the city urban planner or urban body such as road sweeping machine, automatic सीवेज क्लीनिंग रोबोट्स इस्टेब्लिश किया, मशीन यूज किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल इसको जियो टैग नहीं किया जा रहा। या फिर बोल सकते हैं कि इट इज मोस्टली क्रिएटेड विद दलित पॉपुलेशन, कॉन्ट्रैक्टर दलित है, तो एक चांसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी है। सैनिटेशन इंस्पेक्टर बहुत कम है, जैसे फूड इंस्पेक्टर FCSI में कम है, हेल्थ इंस्पेक्टर CDCSO में कम है, वैसे सैनिटेशन इंस्पेक्टर भी कम है। उसके कारण जो अकाउंटेबिलिटी ऑन द लोकल बॉडीज है वो कम होता है। तो क्या होना चाहिए? पहली बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज, राइट अगेंस्ट एडवर्स इम्पैक्ट फ्रॉम द क्लाइमेट चेंज, ये आर्टिकल 21 के अंदर में है, तो स्वच्छ भारत अभियान वॉश सब चीज को भी एक यूज करना चाहिए टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, टू मेक द गवर्नमेंट मोर रिस्पॉन्सिव एंड और सिटीजन मोर पार्टिसिपेटरी, सो दैट लॉन्गर टर्म के अंदर में हेल्थ, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड इवन जो ओवरऑल इन्वायरमेंटल क्लीननेस है इसको अचीव कर सकते हैं। Who has to say a woman decision to donate her organ? It should be her decision. HC has ruled. इसमें बोला गया कि women को बोला गया कि भाई डोनेट कर दो अपने भाई के। The hospital sought NOC from a husband कि हस्बैंड का कंसेंट चाहिए। तो इसमें अभी भी जो लॉज है इट इज, इसमें मोस्ट ऑफ द लॉज में लिखा रहता है कि हस्बैंड कंसेंट चाहिए। तो इसमें HC का रूल रहा है कि दे सी इज इंडिविजुअल, उनका खुद का कंसेंट है, खुद का बॉडी है, बॉडीली ऑटोनॉमी है। तो हस्बैंड इनडायरेक्टली वे में, इनफॉर्मल वे में घर में कन्विंस करा सकते हैं कि मत करो, ऐसा नहीं होगा, वैसा होगा, जैसा भी। लेकिन फॉर्मेलिटी के अनुसार हस्बैंड से कंसेंट नहीं मांगना चाहिए क्योंकि उनका अपना बॉडीली ऑटोनॉमी है। तो उसी में उन्होंने बात किया कि ऑलरेडी इंडिया में ऑर्गन डोनेशन जनरली जेंडर अनइक्वल है। मोस्टली द ऑर्गन इज डोनेटेड फ्रॉम मदर, वाइफ टू सन एंड हस्बैंड। तो इसमें बात हो रहा है कि जब ऑर्गन डोनेशन होता ही है तो हर एक इंडिविजुअल का अपना चॉइस है, अनटिल अनलेस द इंडिविजुअल इज इन द कोमा, जब या फिर ब्रेन डेड है, तो उसमें फिर फैमिली का कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन खुद तो कंसेंट दे सकते। तो टुडे वी हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रियल एस्टेट एंड इनविट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट पूलिंग ऑफ रिसोर्स होता है फॉर द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, कमर्शलाइज रियल एस्टेट। इनविट में इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन सी फेयर में प्रॉब्लम फैक्ट पढ़े हम लोग, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन, NHRC के ह्यूमन राइट्स एट सी इनिशिएटिव, जो बात की है कि हर जगह सब पहुंचाए डिप्लोमेटिक लीगल सपोर्ट टू ऑल द सी फेयर हु हैव बीन इलीगली डिटेन इन द कंट्री। सी फेयर एक्ट आना चाहिए, ऑलरेडी एंटी पायरेसी एक्ट आ चुका है, दैट गिव्स द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन टू द इंडियन कोर्ट। दे नीड मोर एंड मोर सपोर्ट, सी फेयर नीड मोर सपोर्ट। पोर्टल होना चाहिए MEA के अंदर में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी यूज करते हैं, वो बात है। सन डायल, राम यंत्र, प्रकाश यंत्र, मिश्रा यंत्र, सम्राट यंत्र, इट वॉज एस्टैब्लिश बाय जय सिंह जयपुर में 1724 के समय में। उस समय पीरियड बात के लिए मुगल में क्या चल रहा था। यंत्र और मंत्र में फर्क क्या है, वी डिस्कस फॉर्मूला। यंत्र इज इंस्ट्रूमेंट। किन्नर सरपंच, दमोह, मध्य प्रदेश। स्नूपिंग इज नॉट अ गुड वे। पेरेंट्स का रोल इसमें आता है। एक बुक होना चाहिए दैट कैन बी स्टडीड, दैट कैन बी यूज्ड एज अ
टूल इन द मॉडल साइंस क्लास फॉर द सेक्स एजुकेशन, गुड टेस्ट बैड टेस्ट इन द स्कूल एजुकेशन, पीटी टीचर मीटिंग होना चाहिए। अगर घर में बात नहीं हो पाता तो फीमेल के लिए मदर बात कर सकती है, मेल के लिए फादर बात कर सकते हैं विद रिगार्डिंग टू द सेक्स एजुकेशन। ऑनलाइन सेफ्टी के लिए एज गेटिंग है और दूसरा टेक्नोलॉजी यूज है। देन सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन रहा है कि प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी क्या वो पार्ट होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के अंदर में, आर्टिकल 39 के अंदर में कि नहीं। अभी 9 जज बेंच दे हैव डिसाइडेड कि उनका मार्क्सिस्ट इंटरप्रिटेशन रहेगा, ना ही कि वो प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से इंटरप्रिटेशन उनका रहेगा, ब्रॉड इंडियन ट्रेडिशन और गांधीयन मोड ऑफ ट्रस्टीशिप। इनहेरिटेंस टैक्स वी डिस्कस कि इट इज नॉट सस्टेनेबल इन लॉन्गर रन। ऑलरेडी इंडिया में था 1995 तक, फिर अबॉलिश किया गया। 3 टाइप के टैक्स थे, गिफ्ट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स एंड एस्टेट ड्यूटी। तीनों प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। क्या सस्टेनेबल है? नहीं है। लॉन्ग टर्म में स्किल पे फोकस करना चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग फोकस करना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल। टिकटॉक बैन व्हाई इट वाज यूज्ड इम्प्लीमेंटेड इन यूएस, यूके भी यूज हुआ है और इंडिया में भी। आर्टिकल 222-44 में ऑटोनॉमी, दीपू दे आर आस्किंग फॉर ऑटोनॉमी अंडर द 6th शेड्यूल। वेनम एंटीडोट का जब बात करते तो एग्जिस्टिंग सिस्टम साइंटिफिक मेथड था यूज ऑफ द सीरम ऑफ द हॉर्स प्लाज्मा फॉर द स्पेसिफिक स्नेक। लेकिन अभी क्या है, तीनों के स्नेक के जो कॉमन न्यूरो रिसेप्टर है, अल्फा न्यूरो रिसेप्टर है, टॉक्सिन है, इसको यूज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से माइस के अंदर इन्फेक्ट करेंगे और चेक करेंगे कि वो इम्पैक्ट होता है कि नहीं। उसके बाद माइस के थ्रू बना सकते हैं एक यूनिवर्सल एंटीडोट दैट विल क्रिएटेड टू ऑल द स्नेक बाइट। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी चाहिए नेशनल क्लीन, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, लोकल बॉडीज का कैपेसिटी बिल्डिंग होना चाहिए, रेड टेपरिज्म कम होना चाहिए और सिटीजन चार्टर उसमें भी होना चाहिए, दैट टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। बीजेपी कैंडिडेट जीत गए अकेले, कैसे जीते? आरपी एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको प्रपोजल चाहिए किसी को भी, लेकिन प्रपोजल अगर सेट प्रपोजल नहीं मिल पाता है तो और आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? रिटर्निंग ऑफिसर, दे विल स्क्रूटिनाइज द नॉमिनेशन पेपर। गवर्नमेंट पोर्टल, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल, इट इज ऑन द इंस्पिरेशन ऑफ सुगम पोर्टल इंश्योरेंस और दूसरा एक ओएनडीसी। ये है सिर्फ और सिर्फ पोर्टल है जिसमें जो वर्कर है, जो जॉब सीकर है और एम्प्लॉयर दोनों कनेक्ट करने के लिए। पीएमआई, पीपीआई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इसमें बात की पीपीआई पीएमआई में 50% प्लस एंड माइनस है, 50% के ऊपर एक्सपेंशन, लोअर में कॉन्ट्रैक्शन। मार्केट, एचएमएस मार्केट ये इस्टेब्लिश करते हैं। और ओवरऑल इसमें इंपॉर्टेंट एरिया क्या है कि इसमें सर्विस इंक्लूडेड है, डब्ल्यूपीआई में नहीं। स्वच्छ भारत अभियान का और रियलिटी, ये मैं ऐड करूंगी, पीपीआई जो अभी इंडिया में कैलकुलेट नहीं किया जाता, तो पीपीआई प्रोड्यूसर्स के हिसाब से कैसे प्राइस चेंज हो रहा है होलसेल मार्केट में वो कैलकुलेट करता था, तो दैट इज नॉट फंक्शनल। सीपीआई कंज्यूमर के हिसाब से, डब्ल्यूपीआई होलसेल के हिसाब से, और डब्ल्यूपीआई पब्लिश किया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सीपीआई इज पब्लिश्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, मोस्टली। मॉस्पी। स्वच्छ भारत अभियान, ईपीआई, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, कोलंबिया यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी टाइप है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, यूएन बॉडी कोई नहीं है इसमें से इंपॉर्टेंट जो नाम सुने हुए साइडलाइन। तो इसमें स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ओडीएफ, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस और वाटर प्लस। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि पहली बात है कम्युनिटी स्लम में पब्लिक टॉयलेट नहीं है, ओडीएफ प्लस प्लस इम्प्लीमेंट नहीं है, सीवेज ट्रीटमेंट नहीं है, फीकल स्लैश मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। दूसरा कि लोकल बॉडी का पैसा नहीं है, उनके पास मैन पावर अगर है, पैसा अगर है भी तो उसमें मोस्टली दलित पॉपुलेशन इंक्लूडेड है, तो एक इशू हो जाता है विद डिस्क्रिमिनेशन। सैनिटेशन इंस्पेक्टर की कमी है उसके अंदर में, और तो ये बात है। रिगार्डिंग लास्ट वन, नोटो सोटो दैट डील्स विद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन में बात हुआ कि कंसेंट जरूरत नहीं है हस्बैंड का, हाई कोर्ट ने बोला women is have their own bodily autonomy, they have the